आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दल। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली के समान है? तो ब्रिटेन के समान है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है। तो निर्वाचन आयोग की। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में महिलाओं को कब मताधिकार प्राप्त होता है? 1926 में। भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लेखित है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 324 से 329 तक। कहाँ से कहाँ तक है? तो 324 से 329 तक है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो कैसी संस्था है ये? संवैधानिक संस्था है। संविधान के का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य देखिए, संसद और विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले निर्वाचन की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के कुल कितने सदस्य हैं? तो 3। एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग को कब बहुस्तरीय बनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग को बहु सदस्यीय बनाया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने जाने की रीति किससे समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, अनुच्छेद 124 के 4 के तहत। निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को किसकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कौन सी विधिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक और न्यायिक अर्हताएं निर्धारित की गई हैं? तो कोई भी जो है संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए कोई भी ऐसी अर्हता निर्धारित नहीं है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने निर्णय अपने हिसाब से खुद करती है। बारे में देख लेते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नाम और इनकी पदावधि। तो देखिए एक आपको पूछा जाएगा, इनकी पदावधि उतना नहीं पूछी जाएगी। पहले देखिए क्रम देख लेते हैं। सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम, एसपी सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर टी स्वामीनाथन, डॉक्टर एसएल शकधर और डॉक्टर आर के त्रिवेदी, डॉक्टर पी एस पेरी शास्त्री, श्रीमती वी एस रामादेवी कार्यवाहक रहे। टी शेषन और एम एल गिल, जे एम लिंगदो, टी एस कृष्णमूर्ति, वी बी टंडन, एन गोपालस्वामी, नवीन चावला, एस वाई कुरैशी, वी एस संपत, एच एस ब्रह्मा, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा और सुशील चंद। और ये जब देखिएगा पेपर देने जाइए तो करंट का जरूर ये टॉपिक है, नियुक्तियां देख के जरूर जाइए करंट के हिसाब से। संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है कि किसी ऐसी विधि को विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती जो कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 329 में उपबंध नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को। कोई व्यक्ति निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित होने के लिए किस आधार पर अपात्र नहीं किया जाएगा? तो धर्म, मूलवंश, जाति एवं लिंग के आधार पर। आगे देखते हैं। के लिए चुनाव का आयोजन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। देश में गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से। भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन किस प्रकार प्रणाली से किया जाता है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर। संसद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदच्युत करने किया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ये संसद के दोनों सदनों से जो 2/3 बहुमत होगा उसके द्वारा साबित कदाचार पर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है। मतलब जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हटाया जाएगा वही सेम प्रक्रिया जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की होगी। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध बनाने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। विधानमंडल के चुनाव के लिए जो उचित उपबंध बनाने के लिए जो शक्ति होगी तो ये शक्ति किसके द्वारा करी जाएगी? तो ये संसद द्वारा होगी। कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान कराना। स्थानीय निकायों के चुनाव किसके लिए संपादित किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। स्थानीय निकाय जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है तो स्थानीय निकाय जो होता है जो जिला पंचायत जो पंचायती क्षेत्र के होते हैं, ग्राम प्रधान के और जो नगर निगम के चुनाव होते हैं इनके द्वारा ये इसका कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। राज्य के विधानमंडल को निर्वाचन के लिए अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। वयस्क द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार की पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो नवंबर 1989 में 9वीं लोकसभा में। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तो 61वें संविधान संशोधन 1989 से। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी। चुनाव का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण की शक्ति किसमें है? तो ये शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं। आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है चुनाव। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का विभाजन और विलय से संबंधित विवादों का निपटारा कौन कराता है? तो जो राजनीतिक दलों से संबंधित ऐसे विवाद होंगे तो इनका निपटारा चुनाव आयोग कराएगा। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। 10वीं अनुसूची में प्रावधान और दल बदल के तहत न्यायता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? तो संसद का अध्यक्ष या सभापति करता है। और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? तो ये अधिकार है संविधिक, वैधानिक, संविधिक और विधिक। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है तो संसद द्वारा किया गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना। अब आगे देखते हैं, क्या परिसीमन आयोग को आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती। संसद के पटल पर रखने के लिए किस संस्था के आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता? तो परिसीमन आयोग। पहली बार जब चुनाव आयोग बहुत सदस्यीय बनी तब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो RVS पेरी शास्त्री थे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। भारत में के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली हो। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपैट किस संस्करण की है? तो M3 की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? तो VS रमा देवी 1990 में बनी थी। प्रथम मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी थे। निर्वाचन आयुक्तों की कार्य अवधि कितनी होगी? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। उसमें क्या होता था मुख्य वाले में? तो ये होते थे 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। ऐसे चुनाव आयुक्त जिन्हें सेवानिवृत्ति की पश्चात राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया था तो TN शेषन चुनाव आयोग के कार्य देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडलों के सभी प्रकार के चुनाव को संचालित करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाना, चुनाव प्रचार के लिए समय निर्धारित करना, निर्वाचन की वैधता निर्धारण करना।
मतदाता की राजनीतिक जागरूकता हेतु प्रशिक्षण देना मतदाताओं को, चुनाव खर्चा के लिए राशि नियत करना कि कितनी राशि खर्चा की जाएगी, विधायकों और सांसदों का अयोग्य निर्धारण में क्रमशः राज्यपाल और राष्ट्रपति को परामर्श देना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये परामर्श देंगे तो उनको ये राष्ट्रपति और राज्यपाल विधायकों को राज्यपाल हटाता है और राष्ट्रपति सांसदों को। निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न करा, जो चुनाव है उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वी एस रामा देवी थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया गया? तो 2011 से। चुनाव सुधारों से संबंधित समितियां कौन थी? दिनेश गोस्वामी समिति है जो कि 1990 में आई, तारकुंडे समिति 1974-75 में, इंद्रजीत गुप्त समिति ये 1998 में, के संथानम समिति। वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो तारकुंडे समिति ने की थी। चुनाव आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में वीवीपैट को कब अपनाया गया? तो 2011 से अपनाया गया था। पोलिंग स्टेशन से मतदान केंद्र की दूरी अधिकतम कितनी निर्धारित है? तो 200 मीटर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के संपूर्ण चुनाव ईवीएम के माध्यम से किस वर्ष संपन्न करवाया था? 2004 में। मूल संविधान में वोट डालने की न्यूनतम आयु निर्धारित थी तो 21 वर्ष आयु थी। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपीएटी या वीवीपैट को किस नाम से जाना जाता था? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से वीवीपैट का उपयोग करने का आदेश कब दिया था? तो ये अप्रैल 2019 को दिया था। मतलब इसमें क्या होता था कि वोट डाला जाता तो ये पता चलता था किसको हमने जो है वोट दिया है, वो पर्ची दिखती थी वीवीपैट मशीन में, है ना। तो किस राज्य में पूरा मतदान सर्वप्रथम ईवीएम से कराया गया था? तो सबसे पहले कहाँ कराया गया ईवीएम से? जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती थी उससे पहले भी जो है पहले क्या होता था, बैलेट पेपर से होता था। अब कितने ईवीएम से होने लगा। तो कहाँ हुआ? पहले गोवा में हुआ। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में मिला था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनाव संपन्न होता है तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसके द्वारा निश्चित किया जाता था? तो परिसीमन आयोग द्वारा। आम चुनाव क्या कहलाता है? आम चुनाव कहलाता है लोकसभा और विधानसभा के 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत जो निर्वाचन कराए जाते हैं। उपचुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्ति कितनी अवधि तक कार्य करेगा? शेष कार्यकाल जो होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई सीट खाली हो जाती है, कोई वहाँ का प्रत्याशी जो सांसद है या विधायक है वो उसकी मृत्यु हो जाती है और 4 साल पूरा करता है, 1 साल बचता है, तो जो चुनाव होगा तो उसके एक जो 2 साल बचा है उसके लिए होगी, ना कि 5 साल के लिए पूरे। वर्तमान में लोकसभा का क्रम कौन सा है? तो 16वां है इस वक्त जो है। इस वक्त जो वर्तमान में है 24 के बाद हुई है 2024 से, ये कौन सी हो गई? ये 18वीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग को कानूनी मान्यता किस वर्ष मिली? 1989 में मिली। 2019 में लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में से 542 सीटों का चुनाव कराए गए। एक सीट का चुनाव रद्द कर दिया गया। वह किस राज्य की सीट थी? तो तमिलनाडु। ये कहाँ की थी? तो तमिलनाडु के वेल्लोर सीट थी। आने वाली गड़बड़ी को कैमरे में कैद कर मतदाता द्वारा सीधे निर्वाचन आयोग को भेजने के लिए 2019 में कौन सा ऐप लॉन्च किया था? सी विजिल ऐप। चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है तो अधिसूचना जारी होने के बाद। ऐसा राज्य जिसने चुनाव में नोटा का विकल्प का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो छत्तीसगढ़ में 2013 में। सरकार द्वारा लोकसभा में चुनाव खर्च का अधिकतम सीमा 2014 में कितनी रखी गई थी? तो 70 लाख, पूर्व में 40 लाख तथा छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। विधानसभाओं के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2014 के अनुसार कितनी रखी गई? तो 28 लाख। लोकसभा में 70 लाख हो गई थी जो कि पहले 40 थी, और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख हो गई थी, लेकिन यहाँ कितनी हो गई? 28 लाख हो गई विधानसभा में, जो कि पहले क्या थी? 16 लाख थी। राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की जाती है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत। संसद
अथवा विधायिका के निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण का गठन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो 323 खा के तहत। राजनीतिक दल की विशेषता क्या होती है? ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो एकमात्र एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब सबका काम क्या होता है? सत्ता पाने का एक सबका ध्येय होता है कि हम सत्ता पाएं। दूसरा देखिए क्या है, राजनीतिक दल संवैधानिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त होते हैं। भारत में किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो चुनाव आयोग ये बताता है कि कौन सा क्षेत्रीय दल है, कौन सा राष्ट्रीय। इसके लिए विशेष प्रावधान होते हैं कि कैसे राष्ट्रीय बनेगा, कैसे वो क्षेत्रीय दल बनेगा। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए? तो 4 राज्यों में जब वो दल का दर्जा प्राप्त करेगा तो वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय दल बन जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। कांग्रेस पार्टी ने अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ था? तो 15 फरवरी 1985 को। कब हुआ? 15 फरवरी 1985। दल निरोधक अधिनियम। कामराज योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। देखिए आगे, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। आम आदमी पार्टी है तो इस वक्त जो है वो ये क्या बन गई है? ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, आम आदमी पार्टी। अब देखिए, राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता हेतु शर्तें क्या हैं? यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा में आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तो साथ ही वह किसी राज्य और राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा के 2% सीटें प्राप्त करता है तथा ये सदस्य 3 राज्यों से चुने गए हों, भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता तभी प्रदान करता है जबकि उपयुक्त शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो। अब राज्य स्तरीय दलों को मान्यता हेतु शर्तें क्या क्या हैं? देखिए, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तब वह इसमें किसी एक शर्त को पूरा करते हैं। यदि किसी दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो तथा 2 सीटें प्राप्त की हो। आगे देखते हैं क्या होगा राज्य में। राज्य कोई दल लोकसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत तथा लोकसभा की 1 सीट प्राप्त करता हो। फिर यह देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि किसी दल ने विधानसभा चुनाव में 3% सीटें अथवा 3 सीटें जो भी अधिक प्राप्त की हों। लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 8% मत प्राप्त किया हो। तो एक कंडीशन ये भी हो गई कि 8% वोट प्राप्त कर ले। फिर यदि लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से किसी दल ने 1 सीट जीती हो अथवा राज्य के अनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त किया हो। अब देखिए आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित दल कौन सा था? तो उन्होंने क्या किया? समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये दल गठित किए उन्होंने। आगे देखिए, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष विभाजन होता है? तो 1964 में होता है। क्या भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था है? तो नहीं है। अब देखिए, दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था किसका अंग है? राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। आगे देख लेते हैं, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास किस बात का संकेतक है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का। आंतरिक दलीय लोकतंत्र प्रयुक्त होता है तो राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए होता है।
राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार किस वर्ष मिली थी? तो 1985 में मिली थी। अब देखिए, भारत के दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किस विद्वान ने किया? तो रजनी कोठारी ने बताया कि भारत की जो दलीय व्यवस्था है एक दलीय प्रभुत्वशाली व्यवस्था के रूप में है। कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है तो व्यापारी वर्ग नहीं है। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल हैं? तो इस वक्त जो है और राजनीतिक दलों की संख्या जो है बदल गई है ना। कुछ दलों को हटा दिया गया है और कुछ दलों को जोड़ लिया गया है। और में राष्ट्रीय राजनीतिक दल 8 हैं, तो 8 नहीं है इस वक्त। राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं कितने? 6 हो गए हैं, जिसमें कि कौन कौन से? भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। आगे देखते हैं हम। दल दिए गए हैं, तो कौन कौन से दिए गए हैं? तो तत्कालिक परिस्थितियों में उस समय जब ये आते हैं तो ये दल कौन कौन से होते हैं? बीजेपी होता है, एनआईसी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो कि तृणमूल कांग्रेस को जो है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है ना। फूल घास का चिन्ह होता है, हाथ का पंजा कांग्रेस का है, बीजेपी का है। अब जो राष्ट्रीय और दूसरा क्या है हमारा, जो एनसीपी है, एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसका भी जो है दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का खत्म हो गया है ना। ये भी खत्म हो गया है और ये भी खत्म हो गया है। अब तीसरा हमारा क्या आता है, जो सीपीआई है, सीपीआई भारतीय साम्यवादी दल कम्युनिस्ट, इसका तो है हंसिया हथौड़ा एवं तारा, लेकिन जो भारतीय साम्यवादी दल है जो हंसिया और बाली है, इसका भी राजनीतिक उसका दर्जा खत्म हो चुका है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये देखने की बात है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी है, लेकिन अब यहाँ पे हम इसमें जोड़ दिया गया है आम आदमी पार्टी को। और यहाँ 3 पार्टियाँ आपको हमने बताया कि जो 3 पार्टियाँ हैं ये हट गई हैं। कौन कौन सी? ये सीपीआई हट गई है और एनसीपी, और ये तीन हट गए हैं, इनको हटा दिया गया है और एक को जोड़ लिया गया। पहले 8 थे तो 3 में 5 हो गए, 5 में एक और जोड़ लीजिए आम आदमी पार्टी, तो 6 इस वक्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 1952 में कितने दलों को राष्ट्रीय दल एवं राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी गई? तो 14 राष्ट्रीय दल और 39 राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों को दर्जे की समीक्षा कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्षों में की जाती है। अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? बिहार में जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। असम में देखिए इसी तरह, मतलब अलग अलग जगह पे AUDF, JGP, BPF, ये क्षेत्रीय दल हैं जो राज्य के स्तर के हैं। फिर जैसे अरुणाचल प्रदेश में पीपुल पार्टी ऑफ अरुणाचल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, तो तृणमूल अकाली दल, आम आदमी पार्टी अपन तमिलनाडु। लेकिन आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। यहाँ पे बहुत सारी जैसे ही पार्टियाँ अलग अलग इनकी हैं, ठीक है। जैसे झारखंड में झारखंड स्टूडेंट यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, ये सब हैं जो कि क्षेत्रीय पार्टी। दल के गठन कब होती है? भारतीय जनता पार्टी, ये कब गठन होता है? 1980 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। तेलुगु देशम ये 1982 में होता है। और ये तृणमूल कांग्रेस 1998 में होता है। नेशनल पीपुल्स पार्टी NNP 2013 में होता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP की ये 1999 में होता है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय जनता दल RJD 1997, अन्ना द्रविड़म मुनेत्र कड़गम ADMK जो है 1972 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी CPIM जिसे बोलते हैं ये 1964 में। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK जो होती है ये 1949 में आई। अब नोटा के बारे में देखते हैं। नोटा का अर्थ होता है इनमें से कोई भी नहीं। जैसे कोई भी कैंडिडेट नहीं होता तो EVM में एक ऑप्शन दिया गया होता है नोटा का, है ना। यानी कि इनमें से हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो हम इसको नोटा का बटन दबाते हैं। भारत में यह विकल्प लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा
जैसे प्रत्यक्ष राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव में शामिल है। भारत में पहली बार नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ। अच्छा, ईवीएम मशीन में नोटा के लिए गुलाबी रंग का बटन होता है। अच्छा, लेकिन यदि चुनाव में खड़े किसी प्रत्याशी पार्टी के प्रत्याशी जनता का पसंद नहीं है तो नोटा को बदलाव अपना विरोध दर्ज करता है। नोटा का इस्तेमाल 2013 में पहली बार 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ विधानसभा चुनाव में किया, जिसमें कि 1.85% वोट नोटा के लिए। नोटा का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में हुआ। देखिए, लेकिन नोटा के लिए एक विशेष प्रावधान होना चाहिए, कितने परसेंट वोट अगर जो मिल रहे हैं तो किसी भी प्रत्याशी को विजय घोषित नहीं करने के लिए नोटा को ऐसे कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप बटन दबा दीजिए किसी पार्टी को वोट विरोध, आपका विरोध तो कोई मायने नहीं रहता उस विरोध का। अब ये ऐसा होना चाहिए कि नोटा के अगर जो हम ज़्यादा कुछ अनुपात होना चाहिए कि जिससे हो तो जाके जो है मतलब चुनाव उस जगह का रद्द करके प्रत्याशियों को बदला जाना चाहिए, है ना? तो नोटा का कुछ मतलब हासिल हो सकता है, नहीं तो ऐसे कोई नोटा का मतलब नहीं है। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों को निर्दिष्ट करते हैं तो कौन कौन से होते हैं क्षेत्रीय? ये राजनीतिक दल क्षेत्र की संस्कृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। ये अपने चुनावी अनुभवों के लिए क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं। भारत की संसद द्वारा पारित लोकसभा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 ने क्या प्रयास किया था? तो राज्य के चुनावों के लिए खाली मतदान पद्धति प्रारंभ करने का प्रयास किया था। पारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 ने क्या प्रयास किया था? तो राज्यसभा में चुनाव के लिए खुली मतदान पद्धति प्रारंभ करने का प्रयास किया था, जो कि बहुत ही इसके बारे में कंट्रोवर्सी रहती है, बहुत ही विवादित हो गया है वर्तमान परिस्थितियों में। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यह एक स्वतंत्र मशीन है जो नेटवर्क और इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु इसका इस्तेमाल होता है। यह एक बैटरी चलित मशीन है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार की प्रक्रिया के क्रम में भारत में 2 संस्थानों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से ईवीएम की खोज और डिजाइन किया गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार एम.वी. हनीफा द्वारा किया गया है। ईवीएम की पहली बार प्रायोगिक तौर पर प्रयोग केरल के पेरूर विधानसभा के निर्वाचन में किया गया था। 1988 में जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके ईवीएम के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के 1998 के निर्वाचन में कुछ क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, परंतु 1999 में, है ना, 1999 में गोवा विधानसभा में आम चुनाव में पहली बार पूरे राज्य के लिए संपूर्ण चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया था। पहले मतलब छुटपुट कराए गए चुनाव, लेकिन बाद में जो है संपूर्ण राज्य में कराया गया। 1999 में कहाँ कराया गया? गोवा में कराया गया था। 2004 की लोकसभा में 14वीं जो लोकसभा थी उसमें चुनाव ऐसा प्रथम चुनाव है जो पूरा मतदान ईवीएम से कराया गया था। ईवीएम को एक बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों को शामिल किया जा सकता है। प्रत्याशियों की संख्या इससे अधिक होने पर अधिकतम 4 बैलेटिंग यूनिट को आपस में जोड़ा जा सकता है। अतः अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है। ईवीएम अधिकतम देखिए 3840 वोट दर्ज कर सकती है। एक ईवीएम में कितना वोट दर्ज होगा? 3840 वोट दर्ज कर सकती है। तो देखिए, ईवीएम के साथ ही वीवीपैट का इस्तेमाल पर सुझाव देने के लिए आईआईटी मुंबई के पूर्व निदेशक कौन थे? पीवी इंद्रासन की अध्यक्षता में तकनीकी टीम का गठन किया गया। 2011 की कमेटी के सुझाव पर चुनाव आयोग ने वीवीपैट को स्वीकार कर लिया और इसके अंतर्गत 2017 में कई राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, मेघालय, पूर्व दिल्ली, जैसलमेर, राजस्थान चुनाव में कराए गए थे चुनाव। तो वीवीपैट द्वारा वोट कराने के लिए व्यक्ति को एक ऐसी पर्ची दिखाई पड़ती है जिसे चुनाव चिन्ह, क्रमांक और नाम लिखा रहता है। मतलब वो वोट डालेगा तो पता चलेगा उसका वोट कहाँ गया है ना? फिर 2019 में लोकसभा आम चुनाव में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का प्रयोग किया गया। मतदान विश्लेषण के लिए मतदान सीट ही अनुपातहीनता को समझने के लिए किस पद्धति को अपनाने को इसका कारण माना जाएगा? तो पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
यूएसए के दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि है लॉबी प्रचार। अब देखिए, हित समूहों और प्रशासनिक अभिकरणों, जो कि नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन का केंद्र हैं, के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध कहलाता है संस्थागत हित समूह। ऐसा कार्य क्या कहलाएगा? संस्थागत हित समूह कहलाएगा। दबाव समूह क्या होते हैं, किसे कहते हैं? एक ही प्रकार का हित हित रखने वाले व्यक्ति जब सामूहिक रूप से संगठित होकर अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर जो दबाव बनाते हैं, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। जैसे स्टूडेंट यूनियन हो जाती है, किसान की यूनियन हो, मजदूरों की यूनियन होगी, तो ये सरकार पर दबाव बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? दबाव समूह हो जाएगा। दबाव समूह शासन सत्ता में शासन सत्ता प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करते। दबाव समूह आवश्यकता अनुसार संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के साधन अपने हितों की पूर्ति अपनाते हैं और सरकार को प्रभावित करते हैं। ये अपने हितों को पूरा करने के विभिन्न उपायों, जैसे लॉबिंग करना, प्रचार करना, आंकड़े जारी करना, गैर कानूनी उपाय अपनाना, न्यायालय द्वारा गोष्ठियों का आयोजन करना आदि अपनाते हैं। फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। आमंड ने दबाव समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया है: संस्थागत दबाव समूह, असामान्य दबाव समूह, संगठित दबाव समूह और असंगठित दबाव समूह। ये किसने बताया? आमंड ने बताया। कौन कौन से? संस्थागत, असामान्य, संगठित और असंगठित। श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ तथा कृषक संघ के सभी समूह के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कई राजनीतिक पार्टियों के भी दबाव समूह होते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा का छात्र संगठन दबाव समूह है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया साम्यवादी दल का छात्र संगठन है। प्रदर्शनकारी दबाव समूह में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर आदि दबाव गुट उल्लेखनीय है। अब देखिए, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। कैसे होता है? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों का पंजीयन कराया जाता है। अब देखिए, एक दबाव समूह जो राजनीतिक दल से भिन्न है, क्योंकि वह प्रत्यक्षतः चुनाव में भाग नहीं लेता है। दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने प्रभावित किया था? जयप्रकाश नारायण ने। मतदाता की सूची की व्यवस्था में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? मतदान केवल बहुसदस्यीय ही होते हैं। दल मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की एक नाम सूची प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए, संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं, फिर भी वह जो नहीं कर सकता वह अपने सारे का कुछ मतों का भावी संचय के लिए नहीं रख सकते हैं। संचयन मतदान प्रणाली से क्या आशय है? जिसमें मतदाता को उतने ही मत प्राप्त होते हैं जितने की स्थान भरे जाने हैं। मतदाता अपने मत को किसी एक प्रत्याशी को मत दे सकता है या सारे प्रत्याशियों को भी। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सूची प्रणाली और सीमित मत व्यवस्था। किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है? तो हरमन फाइनर ने कहा है राजनीतिक दलों को सिंहासन की पीछे की शक्ति। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है। सीमित साधन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा। अब देखिए, किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी? तो फाइनर ने। दबाव समूह की विशेषताओं को सम्मिलित हैं। एक दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं। दबाव समूह उस राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति सुव्यवस्थित और प्रयुक्त की जाती है। दबाव समूह निर्मात्री संस्थाओं को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। अब देखिए, दबाव समूह का अनिवार्य तत्व क्या है? समूह हित होता है। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? संगठन, सामान्य हित, सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक साधनों का विश्वास, राष्ट्रीय हित, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा, वित्त और नेतृत्व। दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते? तो चुनाव लड़ना नहीं अपनाते। जनमत निर्माण का साधन क्या है? रेडियो, प्रेस, संचार पत्र और दूरदर्शन।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? एक दबाव समूह है। जो आरएसएस है वो भी क्या है? एक दबाव समूह है। द्विदलीय प्रणाली की विशेषता है देश में दो ही राजनीतिक दल होना। बहुदलीय दल प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है? इसमें मतदाता और प्रत्याशी दोनों को आवश्यक विकल्प प्राप्त होते हैं। भारत के व्यापक विभिन्न दबाव समूहों में सर्वाधिक सक्रिय समूह है व्यापारिक व ट्रेड यूनियन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सम्मिलित हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली एवं सूची प्रणाली। जिस देश में बहुदलीय प्रणाली है वहाँ पर संसदीय पद्धति में सरकार रहती है, अस्थिर रहती है। किस तरह के राज्यों में संघात्मक शासन उपयुक्त प्रणाली है? तो विशाल राज्य में। कौन सा एक संगठित भारतीय श्रमिक वर्ग का पहला देशव्यापी दबाव समूह था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे? वीवी गिरी संबंधित रहे ट्रेड यूनियन से। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो देख लेते हैं। कुछ वर्गों के लिए यह होगा हमारा, क्या होगा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध ये संबंधित होगा। कुछ वर्गों के विशेष उपबंध। हमारे वीडियो से जुड़े रहें ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियो पाने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।